देव क्लासेस स्पेशल में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, लगातार देव क्लासेस स्पेशल के माध्यम से अध्ययन करने वाले बच्चों ने अपनी आने वाली हर परीक्षाओं में एक बेहतर परिणाम पाया है। उसी प्रकार हम निरंतर प्रयासरत हैं कि आगे आने वाले समय पे भी आप हमेशा एक उच्चतम शिखर पे रहें। तो चलिए देखते हैं, आज हम लोग कक्षा 10वीं का पहला अध्याय जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये फिजिक्स के अंतर्गत है। इसका तीसरा पार्ट, ऑलरेडी इसके 2 पार्ट हो चुके हैं जिसको आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की जो भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखते हैं इसमें, आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे अपवर्तन के बारे में। पिछले वीडियोज में आपने बहुत सारी घटनाओं का अध्ययन किया, यहाँ पर हम लोग अपवर्तन का देखेंगे। अपवर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन का अर्थ है जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब भी प्रकाश की कोई किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। परावर्तन में तो उसी माध्यम में वापस होती है। फिर से देख लेते हैं, जब भी प्रकाश की कोई किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने अभिलंब से या अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि ये आने वाली किरण है और यह आपकी दूसरे माध्यम की किरण है। तो यहाँ पर इस किरण को हम लोग कहेंगे आपतित किरण और इसको हम लोग कहेंगे अपवर्तित किरण। ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 माध्यम ही होने चाहिए। ऊपर जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरा खाली है तो हम इसको निर्वात मान सकते हैं, और नीचे वाले एरिया को हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है। तो जब भी कोई किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यहाँ पर ये जो अभिलंब दिया हुआ है इसकी ओर या तो झुक जाती है या तो दूर हट जाती है। ये घटनाएं क्यों होती हैं इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। तो मुझे लगता है ये परिभाषा समझ में आ गई होगी। फिर से मेरे साथ एक बार दोहराइए कि प्रकाश की कोई किरण जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब इसके कुछ नियम भी हैं। पहला नियम देख लीजिए, कहते हैं आपतित किरण, ये जो आ रही किरण इसको हम बोलेंगे आपतित किरण। अब जो अंदर प्रवेश कर चुकी है पानी की, इसको हम लोग कहेंगे अपवर्तित किरण। तो ये 2 किरणें हो गई, आपतित किरण और अपवर्तित किरण। ये है आपका अभिलंब, और ये जो पॉइंट जहाँ पर सभी किरणें मिल रही हैं इसे हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु, ये सभी एक ही तल पर होते हैं। ये प्रकाश के एक नियम के अनुसार है। प्रकाश के दूसरे नियम के अनुसार बोला गया है कि किसी भी 2 माध्यम में, किसी भी 2 माध्यम का मतलब माध्यम अलग अलग ही होना चाहिए। यदि कोई भी 2 माध्यम है और प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो जो आपतन कोण की ज्या का मतलब होता है साइन थीटा या साइन आई भी कह सकते हैं। ये जो आई है हम इसको क्या बोलेंगे, साइन आई। और अपवर्तन कोण की ज्या, ये जो कोण है ये आपका अपवर्तन कोण कहलाएगा, क्योंकि ये अपवर्तित किरण है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे क्या कहते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसको कहीं कहीं म्यू से भी प्रदर्शित किया गया है और इसी को कहीं कहीं एन से भी प्रदर्शित किया गया है। दोनों चीजें सही होंगी। दोनों नियम फिर से हम लोग देख लेते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु सभी एक ही तल पर होते हैं। नियम नंबर 2 है, किसी भी 2 माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होगा वह एक नियतांक होता है। इसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं पर इसको एन से भी बोला गया है, तो अगर एन भी आता है तो आपका बिल्कुल सही होगा। 1n2 भी से बोलते हैं। 1n2 का मतलब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसी नियम को हम लोग स्नेल के नियम से भी जानते हैं। तो यदि कहीं आपसे स्नेल का नियम पूछा जाता है तो आप प्रकाश के अपवर्तन के इस दूसरे नियम को बता सकते हैं। यही आपका स्नेल का नियम भी कहलाएगा। उम्मीद करते हैं परिभाषाएं आपको समझ में आ रही होंगी। बिल्कुल सरल है और इतनी महत्वपूर्ण चीजें आप लोग पढ़ रहे हैं कि यदि आपने
लगन से वीडियो को देखा है और 1 2 3 बार आप लगातार देख लेंगे तो आपको हो सकता है कि नोट्स भी पलटने की कभी आवश्यकता ना पड़े, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त इसके कुछ उदाहरण भी हैं। पहले हम लोग सूत्र देख लेते हैं। यदि इसका हम सूत्र बनाएंगे तो 1n2 या फिर हम यहाँ पे म्यू भी लिख सकते हैं, 1n2 या फिर म्यू या फिर n, तीनों चीज लिख सकते हैं। इसको साइन आई अपॉन साइन आर लिख सकते हैं। अपवर्तन का जो उदाहरण है, अपवर्तन के अंतर्गत बहुत सारे उदाहरण है, जिसमें से एक उदाहरण है तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना, ये एक प्रकार से अपवर्तन के उदाहरण है। बाल्टी में पड़ा हुआ सिक्का तले की ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण है। पानी में डूबी हुई छड़ का जो मुड़ा हुआ प्रतीत होना, ये भी प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। सूर्य का क्षितिज के नीचे दिखाई देना भी प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। ये सारे आपके उदाहरण प्रकाश के अपवर्तन के हैं। आगे देखते हैं सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो ध्यान दीजिएगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है उस माध्यम को हम लोग सघन माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उस माध्यम को हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है वह माध्यम सघन हो जाता है, और जिसका अपवर्तनांक कम होता है वह माध्यम विरल हो जाता है। तो ये आपका, जैसे आप चित्र में देख पा रहे होंगे, तो नीचे एक कांच दिया हुआ है, कांच आपका सघन कहलाएगा, जबकि हवा आपकी विरल माध्यम होगी। इसी प्रकार ग्लास में देख लीजिए, ऊपर आधा गिलास खाली है तो ऊपर का आधा आपका विरल है और नीचे का आधा आपका कैसा है, सघन है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं अपवर्तनांक की परिभाषा क्या बनती है। जो आपने अभी म्यू देखा, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक था, जिसको हम लोग एन या म्यू से व्यक्त करते थे, तो उसी के आधार पर यदि परिभाषा आपकी जो पूछी जाती है तो आप कह सकते हैं कि यदि प्रकाश की किरण एक वर्णी हो तो किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है। इस निश्चित अनुपात को ही पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, यदि प्रकाश किरण एक वर्णी हो तो किन्हीं भी दो माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है। इस निश्चित अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और जो अपवर्तन का दूसरा नियम है वही आपकी अपवर्तनांक की परिभाषा भी होती है। अपवर्तन के दूसरे नियम को भी हम अपवर्तन की परिभाषा कहते हैं। ठीक है, अब अपवर्तनांक के कुछ प्रकार हैं। ये बड़े ही आपकी हम बारीकी जानकारी, कुछ चीज़ें सिलेबस में पूछी जाती हैं, कुछ चीज़ें सिलेबस में नहीं भी हैं, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी बताने जा रहे हैं जो कि आपकी जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर कभी आ जाती हैं तो हो सकता है कि वो चीज़ें हम लोग पेपर में छोड़कर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ से पढ़ने के बाद में मैं गारंटी लेता हूँ कि इस अध्याय से कुछ भी आता है आपका किसी भी कीमत पर छूटने वाला नहीं है। और सापेक्ष अपवर्तनांक हम लोग देख लेते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक का अर्थ क्या है कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे, देखिए सिर्फ माध्यम दिया गया है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक कहते हैं। यदि प्रकाश की किरण कांच से चलकर पानी में प्रवेश करती है तो कांच के सापेक्ष पानी के अपवर्तनांक को हम लोग क्या कहेंगे, 1n2 से प्रदर्शित करते हैं। ये तो सापेक्ष अपवर्तनांक की हो गई। आप सिर्फ परिभाषा को इतना याद रखिए कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे तो उसे क्या कहते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या फिर हम इसे सापेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं। और निरपेक्ष में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जब कोई प्रकाश किरण वायु या निर्वात, कंडीशन है इसमें,
वहां पर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करा रहा है, वहां पर यह नहीं दिया गया कि पहला माध्यम क्या है और दूसरा माध्यम क्या है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन निरपेक्ष में फिक्स है कि जब कोई प्रकाश किरण वायु या निर्वात को भी खाली जगह मान सकते हैं, वायु या निर्वात से चलकर किसी माध्यम में प्रवेश करे तो निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम की अपवर्तनांक को निरपेक्ष की अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये भी परिभाषा आपकी बहुत ही सरल है कि जब कोई प्रकाश किरण वायु या निर्वात से चलकर किसी माध्यम में प्रवेश करे तो उसे उस माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। सापेक्ष में एक माध्यम से दूसरा माध्यम बोल सकते हैं, निरपेक्ष में वायु या निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करे तो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। दोनों परिभाषाएं बहुत ही सरल है और थोड़ा सा अंतर है, पहले में आपको माध्यम नहीं बताना होगा, लेकिन दूसरे में आपको एक माध्यम क्लियर करना होगा कि जो पहला माध्यम है वो वायु या निर्वात है। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। क्या है ये क्रांतिक कोण और कैसे तैयार होता है? तो देखिए इसमें लिखा हुआ है सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उसे क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। कैसे? देखिए ऊपर है सघन माध्यम, ध्यान रखिएगा एक चीज, यदि किरण विरल से सघन में जाए, ये मान के चलिए कि यहाँ विरल है, यदि किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। फिर से ध्यान दीजिएगा, यदि किरण, मैं बैक कर लेता हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको देखने में। देखिए ऊपर का आपका एरिया खाली है और नीचे पानी भरा हुआ है, तो ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे? विरल बोलेंगे, और नीचे वाले को हम लोग बोलेंगे सघन। तो अगर किरण सीधा जाती है तो देखिए यहाँ से होते हुए डॉट डॉट की जगह पर ये सीधे निकल जाती है, लेकिन आपने देखा कि झुक गई है। तो यदि किरण विरल से सघन में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, लेकिन यदि उल्टा हो जाए, यदि सघन से विरल में जाती है, सघन से विरल में जाती है तो क्या करती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। ध्यान दीजिएगा, हट गई। अब यदि आपतन कोण का हम बढ़ाएं, यदि आपतन कोण के मान को हम बढ़ाएं, मतलब इस किरण को थोड़ा सा अगर हम नीचे लाएंगे, यदि आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो आपका अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ेगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी, जब यह किरण, ठीक है, ये आपकी आपतित जो किरण है वो तो आपकी इसी माध्यम में रहेगी, लेकिन जो अपवर्तित किरण थी वह जाकर एक्स या वाई अक्ष को छूने लगती है। ये जो आपकी अक्ष दी गई है इसको छूने लगती है। या फिर ये कह सकते हो कि जब अपवर्तित किरण का मान अभिलंब से 90 डिग्री पहुंच जाता है, ठीक है, तो वह जो स्थिति होती है वह कोण क्रांतिक कोण कहलाता है, और वह स्थिति में बना कोण क्रांतिक कोण को कहलाता है। तो इससे कह सकते हैं सघन माध्यम में, फिर से परिभाषा को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण, देखिए सघन माध्यम में जो आपतन कोण जो आई है बना, जो आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री, देखिए ये हो गया 90 डिग्री हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। इससे हम लोग क्या सी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये आई था, अभी ये आई था, लेकिन जैसे अपवर्तित किरण ने 90 डिग्री ले ली तो यह कोण क्या बन जाएगा? सी। इसी को हम लोग क्या कह देंगे? क्रांतिक कोण। अभी पहले क्या था? ये आपतन कोण था, लेकिन जब यहाँ पर 90 डिग्री का रूप ले लिया इसने तो इसी हम क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण। तो आप परिभाषा को अपने मन से भी बना सकते हैं कि यदि कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने अभिलंब से दूर हट जाती है। यदि हम लगातार आपतन कोण का मान बढ़ाएं तो एक स्थिति ऐसी होती है जब अपवर्तन कोण का मान अभिलंब से 90 डिग्री पहुंच जाता है। इस स्थिति में आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं और इसे सी से व्यक्त करते हैं। परिभाषा को आप अपने मन से जिस तरह चित्र दिख रहा है आपको बिल्कुल उसी तरह आप बोल सकते हैं। फिर से हम लोग बोलते हैं एक बार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यदि कोई किरण, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, या फिर आप कह सकते हो यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने अभिलंब से दूर हट जाती है। यदि इस स्थिति में हम आपतन कोण का मान लगातार बढ़ाते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आती है जब अपवर्तन कोण का मान अभिलंब से 90 डिग्री हो जाता है।
इस स्थिति में आपतन कोण द्वारा जो बना कोण होगा, आपतन कोण जो भी होता है उसे हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे हम लोग सीसी व्यक्त करते हैं। उम्मीद है कि अब समझ में आ गया होगा। परिभाषा 2-3 बार बताई है, अगर आप चित्र को ध्यान से देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें और भी दी गई हैं इसमें से, चाहे तो आप इसको देख सकते हैं। अब इसमें पढ़ के देख लेते हैं। यदि जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से, जो मैंने आपको बताया मुझे लगता है वही सब लिखा हुआ है, जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है एवं अधिकांश भाग अपवर्तित हो जाता है। तब परिवर्तित किरण अविलंब से दूर हो जाती है। इस स्थिति में अपवर्तन कोण का मान जो है आपतन कोण से अधिक होता है। ये कंडीशन दी गई है, ये पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, कोई खास नहीं है, लेकिन जरूरी थी तो हमने लिखा है आपको। यदि आपतन कोण के मान को बढ़ाया जाए, यही चीज देखिए मैंने अभी आपको बताया कि यदि आपतन कोण के मान को लगातार बढ़ाया जाए तो अपवर्तन कोण का मान भी क्या है, बढ़ता है। अब ऐसी स्थिति आती है जब अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। इस स्थिति में अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल को स्पर्श करती हुई निकल जाती है। ठीक है, और जिसे चित्र में भी दिखाया गया है, इस स्थिति में क्रांतिक स्थिति होती है और इस स्थिति में बने आपतन कोण को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषाएं पढ़ लीजिएगा। इसको मैंने मौखिक रूप से भी आपको बताया है, समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद देखते हैं क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सूत्र भी आता है और बहुविकल्पी में भी ये पूछा गया है। क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध क्या है। तो क्रांतिक कोण की परिभाषा के अनुसार जो होता है वह आपतन कोण जो होता है वही क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं। यदि क्रांतिक कोण की परिभाषा के अनुसार जब आपतन कोण क्रांतिक कोण सी के बराबर हो जाता है तब अपवर्तन कोण का जो मान होता है 90 डिग्री हो जाता है। ऐसी स्थिति में आई बराबर सी, मतलब आई का मतलब आपतन कोण, सी का मतलब क्रांतिक कोण, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तब आर का मान कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। आर को हम लोग क्या कहते हैं, आर को हम लोग कहते हैं अपवर्तन कोण। तो आपको पता है 2n1 इक्वल टू क्या होता है, साइन सी अपॉन साइन 90। साइन सी क्यों बोला गया, क्योंकि ये आपतन कोण, पहले हम लोग आई लिखते थे 2n1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आई की जगह हम लोग लिखेंगे साइन सी, क्योंकि आपतन कोण क्या बन गया, क्रांतिक कोण। आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, तो सी लिख दिया। अपवर्तन कोण अब कितना हो गया, वो 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर 90 डिग्री लिख दिया। तो आपको पता है कि साइन 90 का मान होता है 1, इसलिए 2n1 बराबर साइन सी। देखो ये आ गया, तो एक उत्तर तो आपका यही है, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध, तो आपका ये आ गया 2n1 इक्वल टू साइन सी। यदि आप इस प्रकार नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 1n2 इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। ये भी आपका संबंध है। ये दोनों सूत्रों में से यदि कोई भी सूत्र आपको रखा हुआ मिल जाए तो समझ लीजिएगा यही क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध का सूत्र है। उम्मीद करते हैं चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, और इसमें कुछ विशेष तो नहीं, लेकिन ये सूत्र आपके महत्वपूर्ण, दोनों सूत्र महत्वपूर्ण है। 2n1 इक्वल टू साइन सी या फिर 1n2 इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, दोनों सूत्र महत्वपूर्ण है। अब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये भी प्रश्न पूछा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। तो इसकी परिभाषा देखिएगा, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है। अब सघन विरल क्या होता है, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, जिसका अपवर्तनांक अधिक हो वह सघन माध्यम और जिसका अपवर्तनांक कम हो वह क्या होता है, विरल माध्यम। तो आप हवा को, निर्वात को विरल कह सकते हैं, पानी को, कांच को सघन कह सकते हैं। तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। ये तो आपने अभी भी पढ़ा ही पीछे। तब विरल माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश कैसा होता है, परावर्तित होकर सघन माध्यम में वापस हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो प्रकाश था, ये जो प्रकाश किरण थी, कुछ अपवर्तित हुई, यहाँ पर और अधिक हुई R2 में, R3 में देखिए बिल्कुल सीधा हो गई। R3 की कंडीशन ये हो गई, ये सीधा हो गई। ये जो स्थिति है R3 वाली, यह जो तीसरी किरण है, ये स्थिति है आपकी क्रांतिक कोण की। ठीक है, लेकिन यदि हमने और भी इसका मान बढ़ाया, आपतन कोण के मान को यदि हम और भी अधिक बढ़ाते हैं तो ये पूरी की पूरी किरण हमारी वहीं पर लौट आती है, मतलब पूरी की पूरी किरण आपकी सघन माध्यम में लौट आती है। यही जो स्थिति होती है, यही पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति होती है। तो इससे आप अपने मन से बोल सकते हैं कि यदि कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, प्रवेश करती है, तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है।
तब विरल माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता। ये जो प्रकाश आप देख रहे हैं, अब विरल माध्यम में प्रकाश नहीं जाएगा, जबकि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस आ जाए। देख सकते हैं आप, ये लगातार अब पूरा वापस हो रहा है। इसको अगर आगे हम देखें, यदि आपतन कोण के मान को और बढ़ाया जाए तो अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ता जाता है। ये इसे आपको क्रांतिक कोण की परिभाषा में जोड़ना है। क्रांतिक कोण में आपने क्या पढ़ा था कि यदि कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो वह अपने अभिलंब से दूर हट जाती है, और यदि लगातार हम आपतन कोण का मान बढ़ाएं तो एक ऐसी स्थिति आती है कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। यह जो स्थिति होती है, यह स्थिति क्रांतिक कोण की स्थिति होती है। ठीक है, इतनी बात तो आपकी पिछली परिभाषा में आपकी यहाँ पर हमने बता दी थी, आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हमने बताई थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसके बाद की जो स्थिति होगी, यदि अब भी अगर हम मान को बढ़ा रहे हैं तो ऐसी स्थिति आएगी, ये लिखा हुआ है, अब आपतन कोण के मान को और अधिक यदि बढ़ा दिया जाए तो इस स्थिति में जो प्रकाश होता है विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता है, बल्कि पूरा का पूरा प्रकाश सघन माध्यम में वापस आ जाता है। यह घटना क्या कहलाएगी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। मुझे लगता है ये क्लियर हो गई होगी। परिभाषा भी आपकी महत्वपूर्ण थी और समझ में भी आ गया होगा। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण देख लीजिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण है, हीरा अत्यधिक चमकता है, ये इसी का उदाहरण है। रेगिस्तान में मरीचिका या ठंडे में मरीचिका, ये भी इसके उदाहरण है। कांच का चटका हुआ भाग जो चमकीला दिखाई देता है, ठीक है। और अगला है रेगिस्तान में मरीचिका। मरीचिका को हम लोग दृष्टि भ्रम भी कहते हैं।